आज की जो क्लास है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली। जितने भी बच्चे यहाँ पर अपना 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ गए 20 फरवरी वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो तारीख याद रखना, 20 फरवरी को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर के आ गया हूँ। 817 DN का पेपर है, तो पूरा पेपर तैयार कर लेना। आइए, आप लोगों का 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। देखो, आप लोगों के 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में से मुझे एक पेपर मिला है जिसका कोर है 817 DN। और ये हमारे देखो समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट, और ये हमारा पूर्णांक 70 नंबर का है। ये सारे के सारे आप लोगों के निर्देश हैं। निर्देश देख लीजिए क्या क्या निर्देश हैं। तो निर्देश में कह रहा है, नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो शुरुआती जो 15 मिनट है वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे पेपर को। यहाँ पर लिखा सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब कोई भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छोड़ना है। सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को देना है। प्रश्न निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, जैसे आप लोगों का खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। मतलब कि खंड आ जो रहने वाला जिसमें हमारे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड बा जो रहेगा उसमें हमारे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा पेपर बनने वाला है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है, निर्देश नंबर 3 के खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका आप लोगों को सही उत्तर जिनको उत्तर आप लोगों को OMR शीट में देना। मतलब जो आप लोगों की जो 20 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव वाले जो होंगे, जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी वाले होंगे, उनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर ही देना है। अब आगे देखो बात करते हैं। अब निर्देश नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। निर्देश नंबर अगला देखेंगे कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। अब निर्देश नंबर 4 कह रहा है कि निर्देश नंबर 5 कह रहा है कि खंड बा जो है 50 अंक का होगा। खंड बा आप लोगों का 50 अंक का होगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट तथा वर्णनात्मक 2। और वर्णनात्मक 2 जो है इसमें मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, जैसे आप लोगों का प्रश्न संख्या 29 का और प्रश्न संख्या 29 का खा है। इस तरीके से आप लोगों का मानचित्रकार भी इसमें पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब कि जो आप लोगों की जो OMR शीट जो हो गई, उस पर हमें ना तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही हमें उस पर इरेजर का प्रयोग करना है ना, वरना आप लोगों की OMR शीट बेकार हो जाएगी, फिर आप लोगों को नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। मतलब कि आप लोगों का जो पेपर जो होगा, जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उसके आगे उतने नंबर अंकित कर दिए गए। जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का होगा उसके आगे 4 लिखा होगा, और जो प्रश्न 6 नंबर का होगा उसके आगे 6 लिखा होगा। तो ये आप लोगों का निर्देश हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना है। मतलब कि अब आप लोगों का जो मानचित्र जो होगा उसको क्या करना है कि जो हमारी उत्तर पुस्तिका वो जो होगी, जो हमको हमारे बोर्ड में कॉपी जो दी जाएगी, उसमें हमको मानचित्र को सही से मजबूती से संलग्न करना है। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए। मतलब कि जो दृष्टिबाधित छात्र जो उनके लिए मानचित्र के लिए अलग से प्रश्न दिए गए हैं। अब आगे देखो, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड आ, जिसमें देखो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए। तो खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न देखो दिए गए। सबसे पहले मैं पेपर में इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के साथ लेकर के आ गया हूँ। पूरा सॉल्यूशन है, देखो सारे के सारे प्रश्न 1-1 नंबर वाले हैं। सबसे पहला देखो प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ये भी हमारे देखो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। तो नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। अब आगे देखो बात करते हैं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, और मैं फिर आगे देखो बात करूंगा। जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 3 करें, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये भी पेपर में 1 नंबर का आएगा। और हम भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को सही करेंगे। अब आगे देखो, फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि डायमंड सूत्र मतलब कि डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। चीन दिया है, जापान दिया है, कोरिया दिया है, भारत दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अब प्रश्न नंबर 5 देखो कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति जो थी वो किस देश में प्रारंभ की गई थी। तो इसके अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो हमारा इंग्लैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6 के बारे में
प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। चार ऑप्शन देखो, पोटास दिया है, फास्फोरस दिया है, चूना दिया है, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और प्रश्न नंबर 7 की दिया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 दिया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक उपहार कौन सा हो जाएगा। तो प्राकृतिक उपहार देखो क्या है, श्रम दिया है, पूंजी दिया है, भूमि दिया है, संगठन दिया है। ये हमारे चार ऑप्शन है। लेकिन चार ऑप्शन में से मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमि, यानी कि भूमि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा 1 नंबर का ही पेपर में आने वाला है। अब आगे देखो बात करते हैं जो मेरा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कह रहा है कि रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर बना है। सोन नदी दिया, साबरमती लिखा है, रिहंद नदी दिया, चंबल नदी दिया। ये हमारे चार ऑप्शन है, लेकिन हमको सही करना है सोन नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। कि भारत में उस राज्य का नाम बताना जो सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करता है। तो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी दिया कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी दिया केरल, ऑप्शन नंबर डी दिया उड़ीसा। ये हमारे चार ऑप्शन है, लेकिन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल को सही करेंगे। अब आगे देखो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर मेरा 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ये भी 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। अच्छा, कपास दिया है, जूट दिया है, प्राकृतिक रेशम दिया है, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब मैं देखो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है। मतलब कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है। सिंहली दिया है, तमिल दिया है, दक्षिण हिंदी दिया है और द्रविड़ संस्कृत दिया है। ये हमारे चार ऑप्शन है, लेकिन जो हमारा श्रीलंका की राजभाषा पूछी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। और प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ये हमारा 1 नंबर का ही आएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए दिया 27, ऑप्शन नंबर बी दिया 28, ऑप्शन नंबर सी दिया 29, ऑप्शन नंबर डी दिया 30। ये देखो हमारे चार ऑप्शन है, लेकिन हमसे पूछा गया कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 28 हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण होती है। अगर हम देश के लिए कोई भी कानून बनाते हैं तो उसके लिए किसकी भूमिका हमारी महत्वपूर्ण होती है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। संसद दिया है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री कार्यालय, यह सभी। लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि चयन का अधिकार है। कैसा अधिकार है। असमान अधिकार है कि परिस्थिति जन्य अधिकार है कि समान अधिकार है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा समान, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर देखो कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। जो मानव विकास रिपोर्ट जो 2018 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी 1 नंबर का ही आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब देखो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न नंबर 16 कह रहे कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का पेपर में आएगा। फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहे कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी 1 नंबर का आएगा। तो ये 2 प्रश्न है, दोनों 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का औसत आय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 करें द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो खनन क्षेत्र दिया, औद्योगिक क्षेत्र दिया, प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। हमें उस उद्योग का नाम बताना है जो कृषि आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी दिया जूट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी दिया सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहे कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है।
ये भी एक ही नंबर का आएगा। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो जो सेवाएं जो होती हैं, उन सबका जो सृजन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत इनका सृजन किया जाता है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। हमें उस बैंक का नाम बताना जो भारत का केंद्रीय बैंक है। अच्छा, यहाँ पर देखो भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, इंडियन बैंक दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है, ओवरसीज बैंक दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमको सही करना है भारतीय रिजर्व बैंक को, हमको सही करना है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। 20 के 20 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए। और ये आप लोगों का है मॉडल पेपर है 2026, यानी कि 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर में सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो लिखा है खंड बा आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए, है ना। अच्छा, लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके पेपर में 4 नंबर का लघुत्तरीय, मतलब 4 प्रश्न लघुत्तरीय के भी पूछे जाएंगे। तो 4 प्रश्न आप लोग अपने लघुत्तरीय वाले देख लो कौन कौन से 4 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर बात करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। आप लोगों को देखो सारे के सारे लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न है। 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का ये आएगा, सारे के सारे 4 नंबर वाले। यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में देना है। सबसे पहले देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो अगर हम 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था, या फिर हमारे सामने एक अथवा करके भी दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। अगर देखो इसमें हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। या फिर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखो, या फिर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। और प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अच्छा, सामुदायिक सरकार क्या होती है और गठबंधन सरकार क्या होती है, उस पर में एक टिप्पणी लिखना है। फिर यहाँ पर अथवा करके लिखा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करो। कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और इस पर में किन्हीं 2 विशेषताओं को वर्णन करना है। तो हमको 2 प्रश्नों को उत्तर, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। या तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखो, या फिर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखो। ये भी हमारा 4 नंबर वाले प्रश्न है सारे के सारे। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं और विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। ये भी अथवा करके दिया है, 4 नंबर का आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो एक प्रश्न ये है, और ये देखो लिखा है विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अब यहाँ पर लिखा है आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। तो ये देखिए हमारे प्रश्न नंबर 4, इसका अथवा ये दिया है। और प्रश्न नंबर 4 में दिया लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। 4 नंबर का ये आएगा। इसका अथवा वाला प्रश्न दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये मैंने आप लोगों को इतना बता दिया सब कुछ। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का वर्णात्मक सेकंड, कि यहाँ पर लिखा है वर्णात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर लिखा है निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को देना है। यहाँ पर लिखा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये भी पेपर में 6 नंबर का आएगा कि इटली के एकीकरण में उन 3 नेताओं के नाम बताने जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 3 नेता कौन कौन से, उनका नाम बताना है, उनके बारे में लिखना है। तो देखो 3 नेताओं के नाम सारे के सारे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, है ना। तो 6 नंबर आप लोगों को इसका मिल जाएगा। अब 6 नंबर इसका मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक मौका भी दिया गया है कि यहाँ पर एक अथवा करके भी लिखा है। यहाँ पर लिखा है अथवा करके दिया गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। इसके 2 मुख्य कारण भी बताइए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था। इसके में 2 मुख्य कारण बताइए। फिर यहाँ पर देखो लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। अथवा करके ये भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अगर हम बात करें तो इसका एक अथवा, और मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं और भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताएं। तो अथवा करके पूछा जाएगा, 6 नंबर का पेपर में आएगा। फिर यहाँ पर देखो अथवा करके लिखा है कि भारत में पाई जाने वाले मुख्य फसलों पर लेख लिखिए। भारत में जितनी भी फसलें पाई जाती हैं तो आप लोगों को उनके बारे में विस्तार से समझाना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय तथा
प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए और विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। कौन बेहतर है, 6 नंबर का ये भी आएगा। लेकिन एक अथवा करके भी लिखा है नीचे। यहाँ पर लिखा है जातिवाद क्या है, भारतीय समाज में जातिवाद अन्य समाजों की तुलना में किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है, 6 नंबर का ये भी आएगा। देखो 6 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। अब मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 4 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा करके लिखा है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, संक्षेप में बताइए, है ना। तो ये देखिए हमारे 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए। तो ये आप लोगों का पेपर है। अगर आप लोगों को इस पेपर का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पूरा PDF दे दूंगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो आप लोगों के पेपर में मानचित्रकार वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मानचित्र संबंधी वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अच्छा, मानचित्र जो होगा आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो मानचित्र से संबंधित हैं। 9A और 9B जो मानचित्र से संबंधित हैं। फिर आगे देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 9A जो है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए आप लोगों को 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। अब देखो यहाँ से जो आप लोगों का जो इतिहास जो होगा 5 नंबर का इतिहास और 5 नंबर का भूगोल पूछा जाएगा। 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का भूगोल, इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का 10 नंबर का यहाँ पर मानचित्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। पेपर में 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए। ये भी प्रश्न 1 ही नंबर का आएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। तो किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये भी प्रश्न 1 ही नंबर का आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, पेपर में 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। और इसके बाद जो मेरा प्रश्न नंबर 4 यानी कि प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। यह भी 1 ही नंबर का पेपर में आने वाला है। तो इस तरीके से मिलाकर मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे 5 प्रश्न बताए। मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न मानचित्र वाले बता दिए। ये आप लोगों के इतिहास से 5 प्रश्न थे और 5 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। अब चलो मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का 9B। यहाँ से तो आप लोगों का भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों का भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लो यहाँ पर लिखा 9B लिखा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। तो दर्शाना है। सबसे पहला प्रश्न है कि चावल उत्पादक क्षेत्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि गुजरात की राजधानी गुजरात की राजधानी क्या होती है, उसको हमें चिन्ह द्वारा नाम से ऐसे दर्शाना है। अब यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 3 करें कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको हमें चिन्ह द्वारा नाम से ऐसे दर्शाना है। अब यहाँ पर लिखा प्रश्न नंबर 4 का कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको हमें चिन्ह द्वारा नाम से ऐसे दर्शाना है। और प्रश्न नंबर 4 का डल झील, जिसको हमें चिन्ह द्वारा नाम से ऐसे दर्शाना है। तो ये थे हमारे देखो 5 प्रश्न जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 5 प्रश्न थे, है ना। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों को जो पेपर है 20 फरवरी का पेपर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताया। तो ये था आप लोगों का 20 फरवरी का पेपर। आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लीजिए, जिसका कोड है यहाँ पर 817 DN। तो 817 DN का पेपर मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्व कराया। तो चलिए जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है।